Question number 1. Draw a quadrilateral in the Cartesian plane whose vertices are -4, 0, 7, 5, -5 and -4, -2. Also find its area. तो सबसे पहली बात, कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ग्राफ पे बनाना है। ग्राफ का फैंसी नेम है कार्टेशियन प्लेन। तो ग्राफ बनाना है और एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। अब इसके वर्टाइसिस बनाने हैं। -4 एंड 5, एक्स का है -4 और वाई का है 5। ओके, ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट 0, 7, 0 एक्स एक्सिस का और 7 है वाई एक्सिस का। नेक्स्ट 5, -5, 5 एक्स एक्सिस का और -5 वाई एक्सिस का। नेक्स्ट है -4, -2, -4 ये है हमारा एक्स एक्सिस का और -2 है वाई एक्सिस का। अब इन सभी को हमने ज्वाइन कर दिया, ए को बी से, बी को सी से और सी को डी से। ओके, तो ये बन गया एक क्वाड्रिलेटरल। इनको नाम देते हैं ए, बी, सी एंड डी। क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब ना तो ये रेक्टेंगल है ना ही स्क्वायर है। अब ऐसी फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए एक बार बेस को समझते हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, अगर हम इसके 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो इसका डायगोनल बन जाएगा। तो बी और डी को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अब आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल तो ये है हमारे पास, ओके, और एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, ये हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए। ओके, एक ट्रायंगल बन गया है। नाउ आई हैव 2 ट्रायंगल्स। वन ट्रायंगल इज दिस वन एंड अनदर ट्रायंगल इज दिस वन। ओके, अब अगर इन 2 ट्रायंगल का हम एरिया ले लें और उन दोनों को प्लस कर दें तो आई कैन हैव अ कंप्लीट एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ओके, बिकॉज ये डायगोनल है बीच में। अच्छा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी। हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। ओके, तो ये हमने लिख लिया कि हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ऑफ दिस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये ए के कोऑर्डिनेट्स, ये बी के कोऑर्डिनेट्स और ये डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये फॉर्मूला है और ये मोड में होना चाहिए। ठीक है, तो x1 की जगह -4 ये रहा, y2 की जगह 7 ये रहा। ओके, y3 की जगह -2। ओके, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये +2। x2 की जगह 0, y3 की जगह -2, y1 की जगह 5। ओके, नाउ इधर क्या है x3 क्या है -4। ओके, y1 क्या है 5 और फिर यहाँ पर है y2, तो y2 क्या है 7। इस तरह से वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व करना है। -4, 7, 2, 7 + 2 9, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 और यहाँ पर -4, 7 में से 5 गया -2, 4 × 36 और माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 36 में से 8 गया तो यहाँ पर बचा 28। ओके, अब ये क्योंकि मॉड में है तो ये प्लस में बाहर आएगा, 28/2 हो गया 14 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी 14 स्क्वायर यूनिट। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, x1, x2, x3, ये y1, y2 और ये y3। ओके, अब फिर से वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो देखो ये पूरा 0 हो गया, ख़त्म। -4 माइनस माइनस प्लस -12, ये 5, 7 और 2 हो गया 9,
माइनस से माइनस कैंसिल, 12 चौक 48, 5 निम 45, इन दोनों को प्लस किया तो 93/2। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो कि 14 आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC जो कि 92/2 आया, दोनों को कर दिया प्लस। एलसीएम लिया, 14 दूनी 28 प्लस 93/2, इन दोनों को प्लस किया 121/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वेश्चन नंबर 2, the base of an equilateral triangle with side 2A lies along the y-axis such that the middle point of the base is at the origin. Find vertices of the triangle. ओके तो ये हमारे पास x एक्सिस एंड ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। ओके एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2A है अलोंग द y एक्सिस, y एक्सिस के अलोंग है, अलोंग है यानी कि उसकी कोई एक साइड जो है वो y एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये देखो मैंने कलर किया है, इसको दिख नहीं रहा है ये। ओके ये जो है अलोंग है। ओके अच्छा y एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है तो हम मान लेते हैं कि उसका बेस जो है वो y एक्सिस के साथ इस तरीके से, ओके इस तरीके से जुड़ा हुआ है, उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये ब्लैक से जो मैंने ड्रॉ किया है, मान लो ये है, इसकी कोई एक साइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल की वो y एक्सिस के साथ जुड़ी हुई है जिसे हम बोलेंगे अलोंग। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल वो इस साइड भी हो सकता है और इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड हो सकता है। तो जब पॉजिटिव में बनाते हैं मतलब कि इस तरफ, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है, तो हम पॉजिटिव की तरफ ही बना लेते हैं। तो ये ओरिजिन है, लेट इट बी O, ये A है, B एंड C, ये वाला C। ओके इसकी साइड है 2A, 2A का मतलब ये पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके ये पूरा पोर्शन ये 2A है और इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे लाई करता है, तो ये होगा A इतना और ये होगा A, मतलब कि 2A के दो हिस्से कर देंगे, ये आधा, तो ये A ये A। ओके तो BC हो गया, ये BC हो गया 2A और AC भी हो गया 2A। अब हमें वर्टाइसेस फाइंड करनी है इस ट्रायंगल की। तो वर्टाइसेस है A, B एंड C, ये तीन वर्टाइसेस हैं हमारे पास। तो A के अगर वर्टाइसेस की बात करें तो A डिस्टेंस पर है स्मॉल a। ओके यहाँ पर है स्मॉल a डिस्टेंस पर है, तो x तो हो गया 0, x क्या हो गया इसमें 0। ओके क्योंकि ये यहाँ पे ओरिजिन पे है तो x हो गया 0 और y हो गया हमारा a। ओके y हो गया a। तो b के लिए देखो x अगेन o लेकिन मतलब 0, x अगेन यहाँ पे 0 और जो y है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो y है वो यहाँ नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। देखो यहाँ ऊपर की तरफ था तो ये वैल्यू प्लस में थी, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ है y पे, तो ये नीचे की तरफ नेगेटिव में होता है, तो y हो गया -a। ओके अच्छा अब तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए है ना, और b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब c के कोऑर्डिनेट इसमें o से c तक देखें तो x एक्सिस पर हमारे पास यहाँ कुछ ना कुछ है और y है अगेन 0। ओके y है 0 और x एक्सिस पे यहाँ अभी कुछ ना कुछ है, तो हमें x की वैल्यू ये निकालनी होगी। तो OBC, OB एक मिनट से कलर कर देती हूँ, OBC। ओके अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके और यहाँ पर है राइट ट्रायंगल OBC।
एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें ओ से सी तक का डिस्टेंस चाहिए। ऑल्सो वी नो दैट जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका जो ये मिड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। देखो ये राइट एंगल है तो ये ओ सी परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हैं इन ट्रायंगल ओ बी सी। तो मैंने आगे किया है यहाँ पर, देखो इन ट्रायंगल ओ बी सी हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ पर भी है स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हम लगा रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूस होती यहाँ पर है बी स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूस होती क्या है, हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने वाली, यानी कि ये बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हाइपोटेन्यूस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओ सी स्क्वायर, और बेस का जो स्क्वायर है वो है ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी सी की जगह 2a पुट कर देंगे, ये 2a स्क्वायर। ओ सी हमें फाइंड करना है एंड ओ बी है a का स्क्वायर, तो ये हो गया 4a स्क्वायर, और ये जो a स्क्वायर है इसको यहाँ पर लाएंगे तो माइनस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3a इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ओ सी ये आ गया ओ सी। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई √3a। ओके, तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0a, b के कोऑर्डिनेट्स निकले 0 - a, और c के कोऑर्डिनेट्स निकले √3 लेकिन ये जो ट्रायंगल हमने इधर लिया है हम इस तरफ भी ले सकते हैं। अलोंग बोला है तो दोनों साइड, कोई भी साइड हो सकती है। तो अगर ये ट्रायंगल इस साइड होता, इस तरह से, है ना, इस तरह से ये ट्रायंगल अगर इस तरफ होता, तो अगर यहाँ पर C है, ये वाला जो C है, तो इसे हम C डैश लिखते। ओके, तो अब ABC डैश के कोऑर्डिनेट होते, तो हमने अभी सॉल्व किया, ये है केस 1, ये है केस 1। ओके, अब सॉल्व करेंगे हम केस 2। ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड पे है तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए A और B, ये लेफ्ट हैंड साइड है, A और B तो वही है ना, तो A और B के तो कोऑर्डिनेट हमारे सेम ही रहेंगे। A 0a, B के लिए 0 -a। अब C के कोऑर्डिनेट्स होंगे अगेन Y तो 0 ही रहता है। ओके, और X के लिए अगर ये √3a पॉजिटिव में है तो ये √3 नेगेटिव में आएगा। ओके, तो -√3a, तो C के कोऑर्डिनेट होंगे -√3a 0। तो ये हो गए वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1 y1 Qx2 y2 व्हेन PQ is parallel to the y-axis, PQ is parallel to the x-axis। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि दो पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो फॉर्मूला ये हमारा होता है। ओके, अब हमें रैंडम 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, जो पहली PQ है वो पैरेलल है, PQ वो पैरेलल है टू y एक्सिस। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो PQ है वो पैरेलल है y एक्सिस के, तो ये है पैरेलल PQ y एक्सिस के, ये है P और P x1 y1, ये हो गया क्वेश्चन, दैट इज x2, और ये Q x2 y2। अब अगर यहाँ पर वैल्यू देखें, अगर यहाँ पर ऐसा होता 1 2 3 4 5 6 है ना, तो ये 4 पे आ रहा है। ओके, तो इस पूरी लाइन की वैल्यू x एक्सिस के लिए
इस पूरी लाइन की वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए 4 होगी। देखो अगर वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 ऐसे है, ओके, यहाँ पर जैसे 1 2 3 4 5 है ऐसे, ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 1, है ना, यहाँ पर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, नीचे के लिए भी ऐसे ही होगा 4 -1 4 -2 4 -3। तो यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे एक्स एक्सिस की वैल्यू आपकी 4 रहेगी। तो अगर x1 4 है तो x2 भी 4 पर ही है। तो इसका मतलब है x1 और x2 की सेम वैल्यू है, तो q को लिख सकते हैं यहाँ पर हम x1, ओके, बिकॉज दोनों की, इसकी और इसकी सेम वैल्यू है 4, ओके। तो अब हम सेम वैल्यू लिखेंगे, p के कोऑर्डिनेट्स आ गए x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स आ गए x2 की जगह पर आ जाएगा x1 y2। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दैट इज पी क्यू, ओके, ये पी क्यू, और यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर कैलकुलेट कर देंगे। वन मोर थिंग, अब अगर आप सोच रहे हो कि ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, नेगेटिव माइनस माइनस, है ना, तो यहाँ y के साथ -2 आना चाहिए, यहाँ पर y के साथ -2 आना चाहिए, लेकिन पी क्यू पैरेलल है y, ये पी क्यू y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के, तो यहाँ तो हमने अपने अकॉर्डिंग बना दी, ओके। ये लाइन ऊपर भी हो सकती थी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी हो सकती थी, ओके, ये लाइन यहाँ पर भी हो सकती थी, ऊपर की तरफ भी हो सकती थी। ये लाइन जो हमने बनाई है पी क्यू, ये कहीं पर भी हो सकती थी, लेकिन y एक्सिस के पैरेलल, ओके। अगर वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका मतलब है कि x की वैल्यू सेम है, y की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है ना, दोनों हो सकती है। इसलिए हमने उसे जनरल नाम दे दिया है y1 और y2, ओके। तो अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, x2 माइनस, ये मैंने आगे सॉल्व किया है, x2 माइनस x1, दोनों ही x2 माइनस x1 है, तो इसका स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये तो पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 0, ओके, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो x1 माइनस x1 ये हो गया 0, ये बच गया पी क्यू इज इक्वल टू y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, y2 माइनस y1, जब रूट से स्क्वायर हटता है तब हम प्लस माइनस लगाते हैं, इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस, तो प्लस माइनस की जगह हम इसका मोड ले लेते हैं। क्यों, देखो ये भी मैं आपको समझाती हूँ। हम नॉर्मली प्लस भी ले सकते थे बिकॉज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन हमने प्लस ना लेकर मोड लिया है। अगर मान लो यहाँ पर y2 की वैल्यू होती बड़ी यानी कि 4 और y1 की वैल्यू होती छोटी यानी कि 2, और बाहर हमने लिया होता प्लस, तो y2 माइनस y1 इज इक्वल टू, ये हो जाता 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो ये तो आ जाता पॉजिटिव। लेकिन अगर y2 की वैल्यू होती छोटी यानी कि 2 और y1 की वैल्यू होती बड़ी 4, ओके, बाहर लिया होता प्लस, तो ये हो जाता 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तब आता -2, तो फिर गलत हो जाता, इसलिए हमने लिया मोड, ओके, इसलिए हमने यहाँ पर लिया मोड। अब चाहे y1 बड़ा हो चाहे y2 बड़ा हो, दोनों को माइनस करो और उसका निकल आएगा मोड, यानी कि उसका जो माइनस वाला साइन है वो हमने हटा देना है, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव फॉर्म। तो ये था y एक्सिस के पैरेलल के लिए फॉर्मूला। अब हम फाइंड करते हैं x एक्सिस के पैरेलल, है ना, पैरेलल टू द x एक्सिस के पैरेलल के लिए। तो इसके लिए दोबारा से ये x एक्सिस, ये
वाई एक्सिस। ओके, दोबारा से एक्स एक्सिस बनाना है, वाई एक्सिस बना देते हैं और लाइन ले लेते हैं। ये लेट दिस पॉइंट बी पी x1 y1, ओके, एंड लेट दिस पॉइंट बी क्यू दैट इज x2 y2 और लिख देंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब अगेन यहाँ पर हम देखें, मान लो ये 1 2 3 है y एक्सिस पर, तो इस पूरी लाइन पे जो y एक्सिस होंगे उन सब की वैल्यू वो 3 ही रहेगी, है ना। यानी कि y1 की वैल्यू भी 3 और y2 की वैल्यू भी 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x1 y1 और q के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे x2 y1। यानी कि y1 और y1 की वैल्यू सेम ही रहेगी। तो y की वैल्यू सेम है तो y1 ही रहेगा। तो अब यही कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट करके इसमें फॉर्मूला में वैल्यू फाइंड कर लेंगे। p xy q x2 y1। ओके, देखो y1 हमने सेम लिया है। ओके, अब ये वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो देखो ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, है ना। और x2 माइनस x1, तो यहाँ पर रूट से स्क्वायर हो गया कैंसिल। तो आगे अब नॉर्मली हम प्लस नहीं चूज़ करेंगे, हम मोड चूज़ करेंगे पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो मोड चूज़ करने का रीज़न है x1 बड़ा हो या x2 बड़ा हो, कोई भी बड़ा हो, आपस में माइनस करो, जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस पर है एक पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेना है। हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक उठा लेते हैं कोऑर्डिनेट्स, ये है 7 6, तो x है 7 एंड y है 6, तो ये हमें पॉइंट मिलेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है 3 4, यानी कि x है 3 एंड y है 4। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। तो ये 2 पॉइंट हैं हमारे पास। हमने देखना है कि ये दोनों पॉइंट x एक्सिस पे किसी एक रैंडम पॉइंट से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हों। तो हम मान सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर आ रहा है, ओके, ये भी यहाँ पर आ रहा है और ये भी यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो ये दोनों का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो इसे A और इसे B पॉइंट मान लेते हैं और ये रैंडम पॉइंट कोई भी C है। C के कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता, तो C के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो ये हम मान लेते हैं एक्स वाई। ओके, तो हमें पता है कि इट इज़ गिवन दैट C इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है ऑलरेडी। तो अगर दोनों का डिस्टेंस सेम है तो दोनों पर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, अब इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 फॉर AC। ओके, सिमिलरली BC के लिए x2, BC के लिए भी x2 y2 हमने ऑलरेडी मान रखा है, इसको हम मान लेंगे x1 y1। अब एक बात को समझो कि ये जो C पॉइंट है ये x एक्सिस पर लाई करता है। तो x एक्सिस पे अगर यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे 4 0 5 0 6 0 7 0, यानी कि जो y होगा इट इज़ ऑलवेज 0। तो यानी कि ये जो हमने x2 y2 माना है, y2 हो जाएगा 0। ओके, x2 हो गया x और y2 हो गया 0। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे फॉर AC एंड BC। अब तो हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये देखो
x2 की जगह x, x1 की जगह 3, y2 की जगह 0, y1 की जगह 4, x2 की जगह x, x1 की जगह 7, y2 की जगह 0 एंड y1 की जगह 6। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से रूट ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा x-3 का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 4 का स्क्वायर इज़ 16। ओके, और यहाँ पर x-7 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 25 ये 16 और 9, 25 माइनस 6x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस करके आएगा 85 माइनस 14x। तो x की वैल्यू आ गई अब 6x और इन दोनों को देखो 25, अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ये 25 है, 25 इस 85 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये कितना आएगा -60। ओके, एक तो आ गया ये इज इक्वल टू, अब हम -14x और ये है आपका +6x, क्योंकि जब ये -6x इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -8x। ओके, तो माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब ये यहाँ पे और मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका 60/8। ओके, अब 60/8 को हम कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 15/2 जो होगा 7.5। ओके, 7.5, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है 7.5, ये जो x है यहाँ पर ये। ओके, तो अगर यहाँ से बनाने तो ये 7.5 पे वैल्यू आनी चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट C, दैट इज़ 7.5 जो इक्वल डिस्टेंस पर बनेगा इन दोनों से, A और B से। तो C के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x0, x की वैल्यू आ गई है 7.5 और y है 0। नाउ दिस इज़ योर आंसर। Question number 5. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points P 0-4 and B 8 0। ओके, तो हमें एक लाइन का स्लोप निकालना है जो एक ओरिजिन से पास कर रही है और एक ऐसे पॉइंट से पास कर रही है जो मिड पॉइंट है इस लाइन का। तो सबसे पहले ये दो पॉइंट की एक लाइन बनानी है। हमें ये दो पॉइंट्स पहले हम लोकेट करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे। तो मान लेते हैं ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और वाई एक्सिस पे 1 2 3 -1 -2 -3 -4। अब पॉइंट्स लगा लेते हैं। तो P पॉइंट है 0 -4 पे, यानी कि x 0 है और y है -4। ओके, ये पॉइंट आ गया 0 -4, और B पॉइंट है 8 0, यानी कि x 8 है एंड y 0 है। ओके, दिस इज पॉइंट B विच इज़ 8 0। तो ये एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये PB एक लाइन सेगमेंट है। अब एक अनदर लाइन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन। हमें स्लोप निकालना है एक लाइन का जो ओरिजिन से पास करती है और इस लाइन के मिड पॉइंट से पास करती है। तो मान लो इस लाइन का मिड पॉइंट ये है। ओके, तो एक अनदर लाइन जो है इसके मिड पॉइंट से भी पास करती है और ओरिजिन से भी पास करती है, ये ब्लैक वाली लाइन। ओके, तो ये बन जाएगी, एक लाइन बन गई जो इस लाइन के मिड पॉइंट
ये मिड पॉइंट, यानी कि पी बी के मिड पॉइंट से भी पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो लेट दिस लाइन बी, इसको हम मान लेते हैं डी एंड डी डैश। तो हमें इस ब्लैक लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें एंगल पता हो या उस लाइन पे पड़ते हुए कोई दो पॉइंट्स पता हो। ओके, अब यहाँ पर एंगल का तो कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें इस लाइन डी और डी डैश पर पड़ते हुए कोई दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो उनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इस लाइन का स्लोप। तो फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ अ लाइन का, मान लो डी डी डैश लाइन का हमें स्लोप निकालना है, तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब कोई भी दो पॉइंट्स हमें मिल जाएं तो यहाँ वैल्यू पुट करके स्लोप निकाल सकते हैं। अब 2 पॉइंट में से हमें एक पॉइंट तो ओरिजिन हमें दे ही रखा है, वो हो जाएगा 0 0। ओके, तो वी हैव डी दैट इज डी x1 और y1। ओके, फिर ये तो है ही हमारे पास, दैट इज़ 0 0। अगर हमें डी डैश वाला पॉइंट मिल जाए तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये डी डैश जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट में पड़ता है पी बी के। ओके, तो मिड वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, जिसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। डी डैश इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला यानी कि डी डैश एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। डी डैश फॉर्मूला है x2 प्लस x1 अपॉन में 2, y2 प्लस y1 अपॉन में 2, p और b का मिड। ओके, तो x2 की जगह 8, x1 की जगह 0, y2 की जगह 0 एंड y1 की जगह -4। ओके, 8 प्लस 0 8/2, ये 4 हो जाएगा, ये -4/2 -2 हो जाएगा। तो डी डैश आ गया हमारे पास 4 - 2। दिस इज x2 एंड y2। ओके, फॉर दिस वन। तो अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ चुके हैं, तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे तो m कहाँ पे, यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, m इज इक्वल टू -2 - 0 अपॉन में 4 - 0, y2 की जगह -2, y1 की जगह 0, x2 की जगह 4, x1 की जगह 0। ओके, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 4 और इसको कैंसिल करके आएगा, कैंसिल कर देती हूँ, -1 अपॉन 2। तो m आ गया -1 अपॉन 2। दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन डी डी डैश। अब नेगेटिव के लिए दो बातें इम्पॉर्टेंट होती हैं कि जैसे ही हमें एक लाइन का स्लोप नेगेटिव मिलता है उसका मतलब ये होता है कि वो एक्स एक्सिस से यहाँ से ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। ओके, एंगल बनाती है, तो ये रही एक्स एक्सिस, इससे पे लाइन ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है 90 से बड़ा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y कम होगा। अगर लाइन का स्लोप नेगेटिव है तो अगर डी डैश लाइन को देखो तो x बढ़ रहा है, 2 3 4 है ना, देखो यहाँ से लाइन जा रही है, ये x बढ़ रहा है। ओके, और y कम हो रहा है, नीचे जा रही है, -1 -2 है ना, इधर से जा रही है ना नीचे। अच्छा, उल्टा होता है, देखो इसका कि अगर x कम होगा तो y बढ़ेगा। तो ऊपर की तरफ देखो, यहाँ की तरफ कि y अगर यहाँ से बढ़ाते हैं तो 1 2 3 4 बढ़ेगा, है ना y, लेकिन x नेगेटिव में जा रहा है तो x कम होगा ना, x इधर जाएगा है ना, तो नेगेटिव में जाएगा तो ये कम होगा। क्वेश्चन नंबर 6, without using the Pythagoras theorem, show that points this and this are the vertices of a right angle
ट्राइंगल। ओके, तो राइट एंगल ट्राइंगल के हमें ये शो करने हैं कि ये वर्टाइसेस हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं करनी है हमें। 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो सबसे पहले उन्हें हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले 4 4 ये हो गया 4 4, फिर 3 5 ये यहाँ पर x पे 3 एंड y पे 5, देन -1 ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इन सबको ज्वाइन कर देंगे और ये है A, ये है B और ये है C। ओके, ये एक ट्रायंगल बन चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये जो ट्रायंगल है क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमें शो करना है। शो करने का मतलब है कि ये हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमें शो करना है। शो का मतलब है यहाँ पे हमें पाइथागोरस यूज़ नहीं करनी है। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल 90 डिग्री पे है, यानी कि इन तीनों में से कोई 2 लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। और हमें पता है परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब होता है कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ वन लाइन m1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ सेकंड लाइन यानी कि m2, वो इक्वल होता है -1 के फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो अब हम तीनों का स्लोप निकालेंगे। ओके, ए बी का, ए सी का और बी सी का। फिर चेक करेंगे इन तीनों में से किसी 2 का स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो जो 2 लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंड दैट्स हाउ हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले ए बी का, ए और बी का स्लोप फाइंड करेंगे। तो ये 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं। ओके, तो इसको मान लेते हैं, जो ए पर है उसको मान लेते हैं x1 y1, ये बीच में कॉमा। ओके, x1 y1, और बी पर जो हैं उनको मान लेते हैं x2 y2। ओके, तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 m/2 - 1 y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ओके, अब इनमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 + 1 अपॉन में 3 + 1, और 6 और 4 हो जाएंगे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3/2। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ ए सी। तो अब ए को x1 y1 तो मान ही रखा है, इस सी को x2 y2 मान लेंगे। ओके, तो फिर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला 4 + 1 बाय 4 + 1 5/5, ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 1। ओके, अब बी सी का स्लोप फाइंड करेंगे। बी सी का स्लोप यहाँ पर है, स्लोप ऑफ बी सी, तो ये फॉर्मूला, और यहाँ पर इसके हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ओके, तो 4 - 5 अपॉन 4 - 3 - 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू -1। तो अब तीनों का स्लोप हमने निकाल लिया है। क्या क्या स्लोप आए हैं हमारे पास? 3/2, 1 एंड -1। ओके, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, ये तो है बी सी का, और 3/2 है ए बी का, ये ए बी का और ए सी का, ये है जो 1 है वो है ए सी का। ओके, अच्छा, तो 3/2 ए बी का, 1 है ए सी का और -1 है बी सी का। ओके, तो किन 2 को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है? इन दोनों को, है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा? -1 आ रहा है। तो इसको m1 और इसको m2 मान लो। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ए सी का स्लोप है दैट्स 1, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है, m1 एंड m2। ओके, तो जो ए सी का स्लोप है दैट इज़ 1
और जो BC का स्लोप है दैट इज़ -1, ये आ गया -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इम्प्लाइज AC परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, यानी कि C पे मैं बना के दिखाती हूँ, C पे, ये C पे 90 डिग्री का एंगल है, दैट इम्प्लाइज ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और राइट एंगल C के ऊपर है, AC एंड BC दोनों परपेंडिकुलर हैं, एंगल C इज 90 डिग्री। Question number 7. Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. Okay? तो एक लाइन है, उसका हमें स्लोप निकालना है जो y-axis के साथ एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री का एंगल बनाती हो। तो इसका फिगर बनाएंगे, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो कोई एक रैंडम लाइन है जो y एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये ऐसे भी बना सकती है, और दूसरा बन सकता है वो इस तरीके से भी 30 डिग्री का एंगल बना सकती है। अब उन्होंने बोला है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज y एक्सिस से डायरेक्शन बनती है, तो y एक्सिस से तो ये हुआ है ना, y एक्सिस से ये हुआ, और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ये हुआ। तो क्या ये फर्स्ट फिगर में 30 डिग्री हो सकता है? नहीं, तो दैट मीन्स ये सेकंड फिगर में 30 डिग्री है। तो इस वाली फिगर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमें इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है, यानी कि स्लोप ऑफ अ लाइन m इज इक्वल टू tan थीटा। अब ये थीटा होता है जो एंगल x एक्सिस से बन रहा होता है, यानी कि ये इस लाइन का, यानी कि दिस थीटा कोई भी एंगल दे रखा हो उसको tan में डालकर आंसर नहीं लाना है। दिस थीटा, अब ये थीटा हमारे पास नहीं है, इसको हमने फाइंड करना है। तो ये अगर 30 डिग्री है, ये अगर 30 डिग्री है तो दिस विल ऑल्सो बी 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंड ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो दिस विल बी, ये जो है आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, ये वाला एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम इसको लेते हैं ABC, ये एक ट्रायंगल बन गया ABC। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का जो सम होगा विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ओके, इस एंगल का और इस एंगल का सम इस एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस दिस एंगल 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट हो गया है ना, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये 30 डिग्री एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अब ये थीटा हमारे पास है, नाउ वी कैन अप्लाई m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, तो tan 90 प्लस 30 डिग्री, अब इसका फॉर्मूला होता है tan 90 प्लस x। ओके, एक तो 90 डिग्री के लिए जो हमारा फंक्शन है वो चेंज हो जाता है। ओके, 90 डिग्री पे हमारा फंक्शन है वो चेंज होता है, तो cot x आ जाएगा। ओके, tan की जगह cot x आ जाएगा। ऑल्सो एक और चीज़ है, 90 प्लस है यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास होता है जो tan होता है वो नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव, तो जो ये माइनस कॉट एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स और यहाँ पर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट 30 डिग्री। ओके, और कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 और बाहर माइनस भी है,
तो -√3m इज इक्वल टू -√3 इज़ द आंसर। तो ये जो माइनस है ये ऑब्ट्यूज़ आ रहा है। ओके, ये ऑब्ट्यूज़ आ रहा है। जब कभी हमारा स्लोप नेगेटिव में आता है तो जो हमारी लाइन होती है वो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज ऑब्ट्यूज़ एंगल बना रही होती है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x-1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है जो सेम लाइन पे लाई करते हैं। तो ये एक लाइन हमने बना ली है, ABC 3 पॉइंट हैं। A के कोऑर्डिनेट हैं x-1, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 1 और C के कोऑर्डिनेट हैं 4, 5। कोलिनियर का मतलब है एक लाइन पे लाई करते हैं, बाकी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ओनली हमें ये x फाइंड करना है। एक लाइन पे लाई करने का मतलब होता है कि इनका स्लोप एक ही है, यानी कि AB और AC का स्लोप बिल्कुल सेम है। कोलिनियर का मतलब ये ही होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ़ द पॉइंट्स ABC ऑफ a line then the slope of AB is equal to slope of BC। तो AB और BC का स्लोप सेम होगा क्योंकि जब ये उठेंगे, ओके, तो ऐसे ही रहेंगे, इस तरह उठेंगे, देखो है ना, एक तरफ से इस तरह उठेंगे, ये लाइन उठेगी तो सेम ऐसे ही उठेगी, इसलिए उनका स्लोप सेम होगा। तो जब कोलिनियर दिया हो तो इस तरह उसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हमें स्लोप फाइंड करना है AB का फिर BC का, ओके, दोनों को इक्वल रख देना है। अब स्लोप के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, तो फॉर्मूला होता है, तो A के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे, A के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x1 y1, मैं यहाँ पे लिखा नहीं है, हाँ ये लिखा हुआ है ना, x1 y1, और B के कोऑर्डिनेट को मान लेंगे x2 y2 फॉर AB। अब वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर वैल्यू पुट की, तो 1 + 1 2, 2 - x1। ओके, यहाँ पर ये x1 है। ओके, अब C के कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लेंगे और BC का स्लोप हम फाइंड करेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू 1, तो ये फॉर्मूला है और इसमें BC के कोऑर्डिनेट हमने y2 1, y1 5, x2 2 एंड x1 इज इक्वल टू 4, 5 - 1 -4 -4 2 -2। ओके, माइनस से माइनस कट, 2 से 4 कट, तो हमें मिला 2, तो इधर से 2/2 - x इज इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पर 1/2 - x इज इक्वल टू 1, क्योंकि इस 2 से ये 2 हो गया कैंसिल, तो ये बचा। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 - x इज इक्वल टू 1। यहाँ पर इस माइनस से 2 - 1 करेंगे तो -1 आएगा, माइनस से माइनस कट, तो x इज इक्वल टू हमें मिला 1, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आ रही है 1, x इज इक्वल टू 1। अब इस x की वैल्यू को वेरीफाई भी कर लेते हैं, कहाँ पे पुट करके, सिर्फ यहाँ पे पुट करके। ओके, तो चलो वेरीफाई भी कर लेते हैं। ये देखो हमने यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 + 1 2, 2 - 1 1, और यहाँ पर 5 - 1 -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 4, तो ये हो गया 2/1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो x की वैल्यू 1 हमारी करेक्ट वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 10, विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला शो दैट पॉइंट्स ये एंड ये आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर अपोजिट साइड इक्वल आ जाती और डायगोनल्स भी इक्वल आ जाते तो कौन सी फिगर बनेगी। हमें बिना डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किए ये बताना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है। एज नेम इंडिकेट्स इट इज़ अ पैरेललोग्राम। ओके, यानी कि AD पैरेलल होगी
बी सी के। पैरेलल का मतलब है हमें पता है कि पैरेलल साइड का जो स्लोप होता है वो इक्वल होता है। तो अब हम ए डी का स्लोप निकालेंगे, फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे, फिर देखेंगे इक्वल आ रहा है तो फिर साइड्स पैरेलल हो जाएंगी। फिर हम निकालेंगे ए बी का स्लोप और सी डी का। अगर इन दोनों का स्लोप भी इक्वल आ रहा है तो ये भी पैरेलल है। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों का स्लोप निकालो, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो उनका प्रोडक्ट आता है -1। अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों का स्लोप जो होता है m1 इज इक्वल टू m2 वो इक्वल आता है। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे। तो अब ए बी और सी डी का स्लोप निकालते हैं। इसको m1 मान लेते हैं। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो देखो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज पुट की। ए पी स्लोप ऑफ ए बी आया 1/6। इसी तरह से ये हमने ए बी निकाला। अब हम निकालेंगे सी डी स्लोप ऑफ सी डी, इसे हम m2 मान लेंगे। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे तो इसका भी यानी सी डी का भी स्लोप आया है 1/6। ओके, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी, दैट इम्प्लाइज ए बी पैरेलल सी डी। ये हो गई इक्वेशन 1। ओके, नाउ स्लोप ऑफ बी सी, इसको m3 मानते हैं तो ये हमारा बी सी। ओके, ये बी सी है। तो बी सी के लिए हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा x1 और y1। ओके, तो यहाँ पे फार्मूला और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो स्लोप ऑफ बी सी आ रहा है -3 और स्लोप ऑफ ए डी का मतलब ये वाला। ओके, इसको हम m4 मान लेंगे और ये फार्मूला लगा के वैल्यूज पुट करनी है। तो इसका भी यानी ए डी का स्लोप भी आ रहा है -3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, दैट इम्प्लाइज बी सी पैरेलल ए डी। ये हो गई इक्वेशन 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, find the angle between the x-axis and the line joining the points these। ओके, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। 3 - 1, तो 3 x एक्सिस y x एक्सिस का -1, ये आ गया पॉइंट। फिर है 4 - 2, x एक्सिस का 4 एंड y एक्सिस का -2। अब इन दोनों पॉइंट को जॉइंट कर देना है, ये लाइन बना देनी है। ओके, तो अब ये लाइन जो है हमें देखना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। तो अब हमें ये देखना है कि जो ये लाइन जा रही है इन दो पॉइंट्स से एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, ये हमें फाइंड करना है। ये एंगल हमें फाइंड करना है हमको। अब देखो, वैसे तो 4 एंगल बनते हैं एक्स एक्सिस के, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। ओके, ये सब एंगल बनते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं। तो दोनों में से एक भी निकल आए तो हमें आंसर मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल भी वर्टिकली अपोजिट हैं, यानी इन शॉर्ट हमें 2 ही एंगल फाइंड करने हैं। तो ये रही लाइन, इससे अटैच होते हुए एक तो ये एंगल फाइंड कर लो, एक ये एंगल फाइंड कर लो। उससे भी इजी, कोई भी एक एंगल फाइंड कर लो तो हम 180 में से दूसरा माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि एक लाइन पे लाए करते हैं ये। दैट मीन्स लीनियर पेयर, यानी कि एक भी हम फाइंड कर लेंगे एंगल तो 180 में से माइनस करके दूसरा निकाल लेंगे एंगल। तो कोई एक एंगल फाइंड करना है हमें। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि अगर हम इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो वहाँ से हम कुछ ना कुछ एंगल
के बारे में निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। m होता है स्लोप। स्लोप अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो पॉइंट्स से भी हम निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ओके करके। तो पहले हम स्लोप निकालते हैं, फिर उसको टेन थीटा के इक्वल पुट करेंगे, फिर थीटा फाइंड करेंगे। तो ये हो गया x1 और y1 और ये हो गया x2 और y2 ओके। तो अब हम फाइंड करेंगे स्लोप, यानी कि m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये वैल्यू पुट की तो हमें मिला -1 ओके। -1 आ गया तो m इज इक्वल टू टेन थीटा, -1 इज इक्वल टू टेन थीटा। अब -1 का मतलब क्या हुआ? तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी नेगेटिव में स्लोप आता है उसका मतलब होता है कि जो लाइन है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कभी ऐसे नेगेटिव में आ रहा हो तो यहाँ पर हम मोड लगा देते हैं। मोड का मतलब है कि मैथमेटिशियन ने बोला कि जो स्लोप आएगा नेगेटिव आएगा तो मतलब है ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है, और पॉजिटिव आएगा तो उसका मतलब है अक्यूट एंगल आ रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ फिक्स कर दी थी कि मोड लगा दो ओके। हमेशा पॉजिटिव निकालो, हमेशा अक्यूट एंगल निकालो। अक्यूट निकल जाएगा, ऑब्ट्यूज तो ऑटोमेटिकली आप दूसरा निकाल ही लोगे 180 में से माइनस करके। तो अब हम यहाँ पर मोड लगा देंगे। ये देखो मोड 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 ओके। तो ये +1 हो जाएगा, ये हमारा +1 हो जाएगा ओके। यानी कि अब जो थीटा निकलेगा वो अक्यूट एंगल निकलेगा जो x एक्सिस पे यहाँ पर बन रहा है। उसके बाद ऑब्ट्यूज ओके, तो ऑटोमेटिकली हम निकाल ही लेंगे। तो अब एक पे होता है 1045 डिग्री। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से थीटा हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 आया है अक्यूट एंगल निकल के आया है, तो इस लाइन पे ओके, इस लाइन पे तो ये बन रहा है अक्यूट एंगल, या फिर ये बन रहा है, लेकिन ये अक्यूट एंगल और ये अक्यूट एंगल। लेकिन जो हमारा स्लोप होता है उसकी डेफिनेशन कहती है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल होना चाहिए। तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये ऑब्ट्यूज बन रहा है, यानी कि वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। और हमने जो अक्यूट निकाला है या तो ये वाला या ये वाला मान लो, ये वाला मान लो, या ये कोई भी ठीक है, क्योंकि दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं लेकिन दोनों बना रहे हैं क्लॉकवाइज। ये वाला भी क्लॉकवाइज और ये वाला भी क्लॉकवाइज ओके। लेकिन स्लोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला जो हमारा एंगल है वो हमारा मेन एंगल होता है। तो अब हम इसको 180 में से माइनस करेंगे तो जो हमारा थीटा आया है और ये हो गया फाई, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर, ये इसको मान लेंगे फाई ओके। अब जो फाई हमें फाई चाहिए। अब और जो निकल के आया है ये थीटा है 45 डिग्री ओके, थीटा है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 बिकॉज लीनियर पेयर। तो 45 प्लस फाई इज इक्वल टू 180। फाई निकालना है हमें, ये आ गया 180, यहाँ 45 को इधर शिफ्ट किया तो -45, तो ये आ गया 135 डिग्री। तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। वैसे तो ये भी है और ये भी है ना, लेकिन हम आंसर मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो एक्स एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल निकल रहा है। The slope of a line is double of the slope of another line
इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3 फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। हमें दो लाइन दे रखी है, एक का स्लोप दूसरी लाइन के डबल है और उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका अगर 10 लिया जाए तो उसकी वैल्यू आती है 1/3। तो हमें नहीं पता कौन सी टू लाइन्स हैं, हम रैंडमली एनी टू लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये टू लाइन्स हैं। मान लो ये L1 है और ये L2 है, टू लाइन्स हैं। अब इन दोनों का जो स्लोप दे रखा है, एक का जो स्लोप है वो डबल है दूसरे के, यानी कि अगर लाइन 1 का स्लोप M1 है और लाइन 2 का स्लोप M2 है तो जो 1 का स्लोप है वो सेकंड के डबल है, सेकंड के। ओके, ये हमें गिवन है। स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन, दैट इज गिवन। ऑल्सो गिवन है कि द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है, मान लो एंगल ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो थीटा है और इनका जो थीटा tan थीटा है वो 1/3 है। तो इनके बीच का जो थीटा है वो दे रखा है 1/3, ये भी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है इन दोनों के बीच का स्लोप, यानी कि L1 और L2 का स्लोप, यानी कि इन दोनों का स्लोप हमें फाइंड करना है। तो M1 और M2 हमें फाइंड करना है। नाउ हमने एक फार्मूला पढ़ा है एंगल बिटवीन टू लाइंस का, यानी कि इस थीटा के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है एंगल बिटवीन टू लाइंस, दैट इज़ tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मोड लगाते हैं M2 - M1 अपॉन में 1 + M1 M2, ये फार्मूला है। अब इस फार्मूला का मतलब है कि इन दोनों के बीच का थीटा ये है, ओके, इज इक्वल टू मोड थीटा 1/3 और ये है दोनों का स्लोप और यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। M1 M2 ये भी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, तो यहाँ पे हम पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके M1 M2 फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू है 1/3, 1/3 यहाँ पर पुट कर देंगे। M2, ये M2 तो M2 ही है, माइनस M1 है, देखो M1 क्या है 2M2, ओके, तो ये 2M2 यहाँ पर लिख दिया, डिवाइड में 1 + M1 की वैल्यू है 2M2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इनटू M2, तो ये हो जाएगा ऊपर -M2, 2 में से 1 गया तो -M2 डिवाइड में नीचे 1 + 2M2 का स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2M2 का स्क्वायर। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है M2 का स्क्वायर, तो हम एक बार के लिए लेट M2 इज इक्वल टू, M2 को हम मान लेते हैं कोई वेरिएबल यानी कि x, ओके, M2 को हमने x मान लिया, तो लेट M2 इज इक्वल टू x सो दैट हमें कैलकुलेशन करते हुए इजी हो जाए। तो जब हम x मानेंगे तो ये हो जाएगा -x अपॉन में 1 + 2x²। अब ये इजी लग रहा है, अब इसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि जब हम x फाइंड करेंगे उसका मतलब है कि हमने स्लोप ऑफ सेकंड लाइन फाइंड किया। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट है हमारी। नाउ वी नो दैट जैसे ही हम मोड हटाते हैं तो हम प्लस माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम प्लस माइनस लगाएंगे। अब प्लस माइनस लगाते हैं क्योंकि जब कभी मोड के अंदर ऐसे मान लो -2 है मोड के अंदर, तो जब बाहर आएगा तो वो 2 हो जाएगा, लेकिन अगर मोड के अंदर x है
तो जब हम इसको हटाएंगे तो प्लस माइनस एक्स लगाते हैं, क्योंकि एक्स का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 -1 कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए बाहर हम प्लस माइनस लगाते हैं। तो वेरिएबल के साथ प्लस माइनस, कांस्टेंट के साथ हमेशा प्लस लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल है, ओके, तो हम यहाँ पर मोड हटाकर प्लस माइनस लगाएंगे। तो एक बार प्लस माइनस लगाएंगे, अब ये मोड हटके बन जाएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट बन गई, एक बार हम प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस से सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्लस लेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दी है, ओके। तो एक बार प्लस लेंगे, प्लस माइनस एक्स अपॉन में 1 + 2x², और एक बार हम माइनस ले लेंगे 1/3 माइनस बाहर माइनस एक्स अपॉन में 1 + 2x²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 माइनस एक्स अपॉन में 1 + 2x², क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 2x² इज इक्वल टू -3x, ओके। तो ये हो जाएगा 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेम यहाँ से भी सॉल्व करेंगे, 1/3 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन में 1 + 2x², क्रॉस मल्टीप्लाई 1 + 2x² इज इक्वल टू 3x, ओके। 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब एक बार प्लस से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, एक बार माइनस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली आई है। तो अब दोनों को सॉल्व कर लेंगे। पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसके लिए, तो 1 से तो हमारे पास आ रहा है 2, देखो इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है। तो पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से तो हमारे पास आ रहा है 2, यानी कि प्रोडक्ट करें किसी दो नंबर का तो वो 2 आए, और उसका ही सब्ट्रैक्ट या एडिशन करें तो 3 आए। तो 2 × 1 2 एंड 2 + 1 इज़ 3। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, ओके। इसको हमें स्प्लिट करना है तो हम ये यहाँ पर लिख देंगे 2x² + 3 को कन्वर्ट करेंगे 2 + 1 में, तो 2 + 1 के लिए हो जाएगा 2x + x + 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 2x, इनमें से किसमें से, इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ओके, और यहाँ पर भी बाद में इसमें से और इसमें से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इसमें से कॉमन लेंगे 2x, तो अंदर बचेगा x + 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो, x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x + 1 x + 1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, फिर x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1/2, और ये आएगी -1, यानी कि हमने m2 फाइंड किया है -1/2, और यहाँ से m2 आएगा -1। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है m2 की। अब दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो इसमें प्रोडक्ट करें तो 2i, मल्टीप्लाई करें तो -3i, तो -2 × -1 करें तो +2 आएगा, लेकिन -2 - 1 करेंगे तो -3 आएगा। बस इसी से हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि -3 को अब हमें स्प्लिट करना है, तो -2 एंड -1 में, तो 2x² - 2x - x + 1 इज इक्वल टू 0।
इनमें से 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 1। अब यहाँ पर -1 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x माइनस 1, ओके, इज इक्वल टू 0। तो अब ये हो जाएगा 2x माइनस 1 और x माइनस 1 कॉमन। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर x आएगा 1/2 और यहाँ पर x आएगा 1, यानी कि x है m2 में कि m2 की वैल्यू आ गई है 1/2 और यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई है 1, ओके। तो देखो हमें सिर्फ 2 स्लोप फाइंड करने थे, m1 और m2। यहाँ तो m2 की ही 4 वैल्यूज़ आ गई, 1 2 3 4, ओके। तो अगर 4 m2 की वैल्यू आई है, यानी कि इतनी पॉसिबल वैल्यूज़ m2 की, तो फिर m1 की भी 4 पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि m1 जो है वो 2m2 है, डबल है ना। हमने यहाँ पर किया था कि m1 जो है वो डबल है m2 का। तो हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि वी नो दैट, मेंशन करना है कि कहाँ पर किया था, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमें यहाँ पर मेंशन करना है कि वी नो दैट m1, ये रहा है ना, m1 इज इक्वल टू 2m2। ये जो पहली वाली लाइन का जो स्लोप है वो डबल है सेकंड वाली के। तो अब सेकंड वाली की चाहे आपकी 4 वैल्यू हो, चाहे 6, चाहे 10 हो, तो ऐसे ही m1 की भी उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी। हम हमेशा उसको डबल करते रहेंगे। तो सबसे पहले पहली वैल्यू के लिए व्हेन m2 इज़ -1/2 इसमें पुट करते रहेंगे। जो ये m2 की वैल्यू आई है ये यहाँ पर हम पुट करते जाएंगे, है ना। m2 की जगह जो हमारी 4 वैल्यूज़ आई हैं वो हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो पहली वैल्यू पुट करते हैं। व्हेन m2 इज इक्वल टू -1/2 इसमें पुट करना है। m1 इज इक्वल टू 2, m2 की जगह -1/2, ठीक है। तो m1 आ गया -1, तो 1 एक पेयर बन गया, -1/2 एंड -1। फिर सेकंड पुट करना है। व्हेन m2 इज इक्वल टू -1, m1 आ जाएगा 2 इंटू, इसमें पुट कर दो, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। 2 इंटू -1 दैट इज़ -2। तो m2 है -1, तो आ गया -2, m1 आ गया -2, यानी कि ये दूसरा पेयर बन गया। इनका मतलब है कि अगर एक लाइन का स्लोप -1/2 है तो दूसरी लाइन का स्लोप -1 होगा। अगर एक लाइन का स्लोप -1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप -2 होगा, ये मतलब है इसका। तो अब नेक्स्ट पुट करते हैं थर्ड के लिए 1/2। तो व्हेन m2 इज इक्वल टू 1/2 तो m1 आ जाएगा, m1 2 इंटू 1/2, है ना। यहाँ पर m2 की वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया 1, दैट इज़ 1। तो अब होगा 1/2 एंड 1, यानी कि एक लाइन का स्लोप अगर 1/2 आया है तो दूसरी लाइन का स्लोप 1 आएगा। एंड लास्ट वन व्हेन m2 इज़ 1 है तो m1 आ जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स अगर एक लाइन का स्लोप 1 है तो दूसरी लाइन का स्लोप 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें 4 आंसर मिले हैं, 4 कॉम्बिनेशन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अ लाइन पासिस थ्रू एक्स वाई एंड एच के, इफ स्लोप ऑफ द लाइन इज m, शो दैट दिस, ओके। ये सिंपल सी बात है, जो चीज़ आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप उसे ओपन कर दो। इसमें एक लाइन दे रखी है तो सबसे पहले एक लाइन बना देते हैं, 2 पॉइंट से पास करती है। पहला पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है B। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और दूसरा पॉइंट दे रखा है h एंड k, और इनका जो स्लोप है वो m है। और इस इक्वेशन में जिसमें हमें शो करना है उसमें स्लोप भी है, तो स्लोप का फॉर्मूला ओपन कर दो। अगर
लाइन 2 पॉइंट से, अगर एक लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती है तो उसका स्लोप होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब x1 y1 तो दे रखे हैं, है ना, इसको x2 y2 मान लो। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दो। ओके, तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट कर दी। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो m को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ओके, और यहाँ पे तो 1 है तो ये एज इट इज़ आ गया। यही हमें शो करना था। तो सम यहाँ पे ख़त्म, हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इफ़ 3 पॉइंट्स दिस एंड दिस लाई ऑन अ लाइन शो दैट दिस। ओके, इसमें एक लाइन है, इस लाइन पे 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें H0, A, B एंड OK। शो दैट दिस इज़ इक्वल टू 1। हमें पता है कि अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं दैट मीन्स कोलिनियर हैं, यानी कि A, B का स्लोप इक्वल होगा B, C के स्लोप के। तो इसको ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एज पॉइंट्स A, B, C लाई ऑन अ लाइन, एक लाइन पे लाई करते हैं, दैट मीन्स स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। फॉर्मूला, तो हम अगले पेज पर चलते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे, इस फार्मूले में कर देंगे वैल्यू पुट। ओके, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखो B माइनस 0 B हो गया, नीचे वाला एज इट इज़, B माइनस K एज इट इज़, और A माइनस 0 A हो गया। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये AB और ये A माइनस H इंटू B माइनस K हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब A से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, H से ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई, तो A को B से AB, A को K से तो माइनस AK, फिर H को B से तो माइनस BH, फिर माइनस H को माइनस K से तो माइनस माइनस प्लस HK। ओके, अब यहाँ पर AB से AB हो गया कैंसिल। अब ये जो माइनस AK है इसको इधर लाएंगे तो प्लस AK, ये माइनस BH है, ये इधर आएगा तो प्लस BH, और यहाँ पे बचा HK। ओके, नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय HK। HK से हमें डिवाइड कर देना है, देखो HK HK HK। ओके, अब K से K कैंसिल, H से H कैंसिल, और ये पूरा पूरा कैंसिल। तो यही हमें प्रूव करना था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन AB एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो ये आपको एक लाइन दे रखी है, ये हमें ग्राफ भी दे रखा है, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ओके, क्वेश्चन में बोला है कि 1985 में 92 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1995 में 97 करोड़ पॉपुलेशन थी, एंड 2010 में हमें बतानी है कितनी पॉपुलेशन होगी। तो वो फाइंड करने से पहले हमें फाइंड करना है स्लोप ऑफ AB। तो AB का स्लोप फाइंड करने के लिए 2 पॉइंट का स्लोप फाइंड करना होगा। फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला वैल्यू पुट स्लोप ऑफ लाइन आ गया, ये सब वैल्यूज़ पुट कर देनी है। y2 की जगह 97, y1 की जगह 92, x2 कहाँ है ये, ओके 1995, और x1 है हमारा 1985। अब इसे सॉल्व करो, 97 माइनस 92 5, इन दोनों को माइनस किया 10, और ये हो गया हमारा कैंसिल। तो यहाँ पर आ गया 1/2। ओके, तो 1/2। अब क्वेश्चन में बोला है इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बताना है कि 2010 में कितनी पॉपुलेशन आएगी, यानी कि x दे रखा है, हमें यहाँ पर y फाइंड करना है। ओके, y फाइंड करना है, और अगर ये तीनों एक ही लाइन पे, देखो 1 2 3 एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो स्लोप ऑफ AB
स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होता है। तो स्लोप की हेल्प से हम ये वाई भी फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे एज ए बी सी लाई ऑन अ लाइन, तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी अभी अभी हमने फाइंड किया 1/2, ये हमारा फॉर्मूला। y2 की जगह 97, y1 की जगह y, x2 की जगह 1995 एंड x1 की जगह ये 2010 है ना, 2010। आगे सॉल्व करते हैं। हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो 1/2 और यहाँ पर 97 माइनस वाई और इन दोनों को माइनस किया तो यहाँ पर आया -15। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -15, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 97 2 ज़ा 194, 2 1 ज़ा -2y, 2y को यहाँ शिफ्ट करो, -15 को यहाँ, इन दोनों को प्लस किया 209, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड होगा, ये कैंसिल होके आएगा 104.5 करोड़, यानी कि 2010 में इतनी पॉपुलेशन होगी।